हेलो दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले, आपका दोस्त, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे होता है। ओके, कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे। तो कंपाउंडिंग के बारे में जानने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल लेते हैं हम एसबीआई स्मॉल कैप का। जैसे मेजरली लोग आजकल स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ज़्यादा एक्सपोज़र ले रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम आज एक नज़र डालेंगे और उसी के ऊपर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कैसे मिलता है। ओके, तो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट लेने के लिए अभी अगर समझो कि किसी बंदे ने 5000 का एसआईपी किया था, ये इनॉग्रेट हुआ था 2009 में, तो 2009 से ही इसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 2025 तक वो बंदा इन्वेस्ट करते आ रहा है। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट में उसका क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, उस बीच में फ्रस्ट्रेशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जैसे मान लो कि अभी आखिरी में जाते बोलते हैं ना, लास्ट में जाके एकदम छाना बन जाता है, तो उस टाइप से। तो अभी देखते हैं कि भाई ये जो इसने इन्वेस्टमेंट किया वो 9,35,000 का था और आज की जो वैल्यूएशन है वो 55,31,000। ये कैसे आया? क्या इन्होंने इंटरेस्ट दिया? क्या आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दिया या क्या हुआ? इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया। आपको उन्होंने मार्केट प्राइस से पैसा दिया। बस आज आज की जो मार्केट प्राइस है आपकी, वही पैसा दिया। मार्केट प्राइस कैसे? जैसे ये पैसा आपसे लेते हैं, वो मार्केट में डालते हैं। वो मार्केट में डालने के टाइम पे इनका जो सिस्टम है, इनका जो पूरा मैनेजमेंट है, वो मैनेज करता है कुछ स्टॉक को, कि आपका जो भी पैसा आएगा वो स्टॉक में जाएगा। वो सारा चीज देख के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो अच्छी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा उसका बनेगा एक एनएवी, मतलब एक यूनिट। मतलब जो मान लो कि ये जो एसबीआई का स्मॉल कैप है, इस स्मॉल कैप का जितना भी एम रहेगा, मतलब जितना भी फंड है, आपके जैसे मेरे जैसे सारे लोगों ने जितना फंड दिया हुआ है उसका उसका एक एम होगा और उस एम से एक यूनिट डिसाइड किया जाएगा। ओके, तो उस यूनिट की प्राइस जैसे ही लॉन्च होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसकी यूनिट प्राइस 10 रुपया होती है। ओके, वहां से स्टार्ट होता है म्यूचुअल फंड। ओके, अभी जैसे मान लो कि ये 5,000 रुपए से हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, जैसे ही ये लॉन्च हुआ उस टाइम पे 2009 में ये लॉन्च हुआ, तो वहां पे उसको 5,000 रुपये देना स्टार्ट किया। तो 5,000 रुपये से हमें 10 रुपए की एनएवी से, एनएवी मतलब आज का प्राइस, नेट एसेट वैल्यू, आज का प्राइस 10 रुपया, और उस 10 रुपए के हिसाब से आ गए 500 यूनिट। अगले महीने में 10 रुपए 4 पैसा हो गया, यहाँ पे आ गया 498 यूनिट। ओके, उसके अगले महीना 8 पैसा कम हो गया, तो यहाँ पे फिर वो एवरेज आउट हो गया, आपके 1,500 यूनिट बन गए, मतलब 500 रुपए, 500 यूनिट पर मंथ के हिसाब से आपके पास 1,500 यूनिट जमा हो गए। ओके, ये यहाँ तक आ गया। फिर अगले महीने बढ़ गया, तो आपका जैसे ये एनएवी, मतलब एनएवी का मतलब क्या है कि यूनिट की प्राइस कम होना या बढ़ना मार्केट के साथ में, निफ्टी फिफ्टी के साथ में, या जो भी उसका बेंचमार्क है उसके साथ में। जैसे नीचे गिरेगा तो एनएवी की प्राइस नीचे आएगी, और जैसे मार्केट बढ़ेगा एनएवी की प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि एनएवी क्या है, यूनिट कैसे मिलते हैं। हम 5,000 रुपये देते तो हमें यूनिट मिलते हैं, यूनिट कौन से भाव से मिलते हैं। ओके, अभी 10 रुपए से यूनिट मिल रहा था, पहले पहला इन्वेस्टमेंट हमें 10 रुपए से यूनिट मिल रहा था। ओके ठीक है, एक साल बाद कितने में मिल रहा था? 11 रुपए में मिल रहा था। ओके ठीक है, यहाँ तक भी समझ गया। चलो 5 साल बाद में कितने में मिल रहा था? एक 28-29 रुपए में मिल रहा था। ओके, अभी 29 रुपए में जब पहुंच गए आप, तो आपके यूनिट हो गए 2,600, 26,800, सॉरी, 26,800 यूनिट हो गए आपके। 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, 3.5 लाख के आपके 8 लाख रुपए भी हो गए। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे कैसे समझेंगे कि हमें जो यूनिट मिला था, पहला यूनिट मिला था, वो 10 रुपए से मिला था, और आज का जो यूनिट मिल रहा है वो 29-30 रुपए से मिल रहा है। राइट, तो मतलब पहला यूनिट जो 10 रुपए में मिला था वो 3 गुना हो गया, 10 का 30 हो गया ना। जो एनएवी का प्राइस आपका बढ़ गया वो 10 का 30 हो गया। तो मतलब पहले जो 10 रुपए में आपने खरीदे थे, वो पैसे एक, मतलब 10 रुपए के 30 रुपए हो गए। ये है कंपाउंडिंग। ओके, तो अभी जैसे 10 रुपए से भी खरीदा था, 30 रुपए से भी खरीदा, 40 रुपए से भी खरीदा, यहाँ तक आ गए, 55 तक भी आ गए। और आज 2025 में आके देखते हैं तो हम इस एनएवी की प्राइस 150 है। ओके, अभी मार्केट गिरा हुआ है, ये गिरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चढ़ जाएगा। अभी गिरने से पहले कितना एनएवी था इसका? 186, मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% तक नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इससे पहले हुआ नहीं था क्या? कोविड में हुआ था, कोविड से पहले नोटबंदी में हुआ था, उससे पहले जीएसटी आया था उस टाइम पे हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ उस टाइम पे हुआ था, इलेक्शन आया उस टाइम पे हुआ था, यूक्रेन रशिया वार
हुआ उस टाइम पे भी नीचे आया, हमारा एनएवी ऊपर नीचे होता रहेगा मार्केट के साथ में। मगर इसमें कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग बेनिफिट क्या होता है कि जैसे एनएवी कम हो जाती है, हमारे पास यूनिट बढ़ जाते हैं, और यूनिट जैसे बढ़ जाते हैं और जैसे मार्केट चलने लगता है, यूनिट की प्राइस बढ़ जाती है, वैसे ही हमारा अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब एनएवी की प्राइस बढ़ गई, यूनिट तो आपने एक्यूमुलेट करके रखे हैं। अभी यहाँ पे देखो 186 की एनएवी होती आई थी, उसी टाइम पे हमारा जो यूनिट है, यूनिट कितने बने? 36,700। तो इसकी अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी कितनी थी? 9,10,000 रुपये हम यहाँ तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे आज की जो करंट वैल्यू है हमारी, ये 68 लाख। मतलब समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना लंबा टाइम आप मार्केट में दोगे, उतना ही बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अगर समझो किसी ने 5 साल में निकाल लिया, 5 साल में निकाल लिया 2015 में, ओके 31 हो गया, मतलब उसका पैसा 3 गुना हो गया। किसी ने लमसम कर दिया, या पहले ही साल में बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, ओके, यहाँ पे 3.5 लाख के इसके 8 लाख हो गए, वही बहुत पैसा हो गया, निकाल लिया। क्या फायदा हुआ भाई का, मेरे को बताओ। यहाँ पे ये 27,000 यूनिट ये 31 रुपए के भाव से बेचे, और इसी यूनिट की प्राइस अभी 150 है, मार्केट गिरने के बाद भी 150 है। तो क्या फायदे में बेचा या लॉस में बेचा? मतलब यहाँ से 5 गुना हो गया। मतलब यही अमाउंट, 8 लाख की अमाउंट उसकी 40 लाख रुपए की हो जाती, अगर कुछ नहीं डालता भी, ऐसे ही रुका रहता मार्केट में। ये अगर 27,000 यूनिट की प्राइस, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो आज की एनएवी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एनएवी की प्राइस हमेशा बढ़ती ही रहेगी, घटेगी नहीं। घटेगी तो कितनी? ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 20% घटेगा। आपका लॉस, लॉस तो हो ही नहीं सकता। लॉस कब हो सकता है? अगर आप गिरे हुए मार्केट में बेच दिया, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, तो मैं इसको बेच के निकल रहा हूँ, तो अगर ये बोल के अगर आप ये कर रहे हो, निकल रहे हो, तो ही आपका लॉस है। अदरवाइज इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। इसमें बेनिफिट ये है कि जब भी मार्केट गिरता है, आप एग्रेसिवली बाय करो और रखो, और अपना गोल मिनिमम 10 से 12 साल के ऊपर का रखो, तब जाके स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करो। नहीं है तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आना है, और एफडी से ज़्यादा, मतलब एफडी कितने देता है? 6% देता है, तो 6% से ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड है, उसमें बैलेंस फंड है, या लार्ज कैप है, या डेट फंड है, बॉन्ड फंड है, बहुत बहुत कुछ है। वहाँ पे रिस्क कम होता है। जैसे अभी मार्केट की वोलेटिलिटी है, मार्केट गिरता है तो उस टाइम पे वो बहुत कम गिरते हैं, गिरते हैं, वो भी गिरते हैं, मगर बहुत कम गिरते हैं, और चढ़ने के टाइम पे भी बहुत कम चढ़ते हैं। अभी ये जैसे देखो कि बॉर्डर मार्केट हमारा 15-16% के आसपास में गिरा हुआ है, और ये जो स्मॉल कैप की ये पर्टिकुलर स्कीम, या कोई भी स्मॉल कैप उठा के देखो म्यूचुअल फंड के अंदर का, तो वो तकरीबन 20 से 22-25% तक भी गिरे हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट यही है कि अगर किसी अच्छे एएमसी के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे टॉप की जो 5-4 हमारी एएमसी है इंडिया के अंदर, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, और निकॉन हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी जो एएमसीज है, ये बड़ी मतलब क्या, उनका एयूएम बड़ा है या उनका नाम बड़ा है, उनके साथ में अगर आप उनके साथ में रहते हो, तो ये होता है कि हर किसी के माइंड में होता है ना कि मेरा पैसा डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा भाई, यहाँ पे पैसा डूबने के लिए नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 3-3, 4-4 रेगुलेटरीज है इसके ऊपर, तो यहाँ से कोई फ्रॉड नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ से किसी का भी पैसा आज तक फ्रॉड नहीं हुआ। ना कोई म्यूचुअल फंड कंपनी भाग सकती है, भागी भी तो कहाँ भागेगी? सारा का सारा पैसा तो मतलब हमारे नाम से है ना, और डिपॉजिटरी कहीं और है। तो इसके लिए वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं भाग सकती, ना कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है, इवन आपके बैंक से भी सेफ है। बस यहाँ पे रिस्क इतना ही है, मार्केट की वॉलेटिलिटी, जैसे मार्केट चढ़ जाता है तो आपका पैसा बढ़ जाता है, और मार्केट गिरता है तो आपका पैसा घटता है। बस यही एक कंसर्न है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर ये मेरी बातें, यहाँ मैं जो भी बोलता हूँ, ये अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और किसी को और कुछ जानना है, और अपनी एसआईपी नए नए सिरे से स्टार्ट करनी है, या अपना जो भी पुराना पोर्टफोलियो है उसको रिबैलेंसिंग करना है, या अपना जो भी मतलब गोल सेट करने हैं। अभी बहुत लोग हैं कि बिना कुछ सोचे समझे एसआईपी करनी है, कहाँ पे करनी है, किस लिए करनी है, कितनी करनी है, और कितने टाइम के लिए करनी है, मार्केट गिरा तो मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है। एसआईपी कर रहा है, वो मेरा भाई कर रहा है, वो मेरा दोस्त कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ तक है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एसआईपी कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, और कब तक करनी है, और मुझे ये पैसा कब विड्रॉ करना है, और इसमें पैसा डालना भी है तो
कितना डालना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब तक चलानी है, ये सारे प्लान्स होते हैं। मतलब वो आपके टाइम के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। तो उस हिसाब से प्लान बना के आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट करो, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे अ, बच्चे के एजुकेशन के लिए, और बच्चे के एजुकेशन के लिए 12-15 साल है उसके पास, कि भई 12-15 साल के बाद में उसका हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, और वो बंदा कर रहा है किसी डेट फंड में या किसी बॉन्ड फंड में या किसी लार्ज कैप में, तो उसके लिए वो सही नहीं है। वो उतना वेल्थ नहीं बना पाएगा कि उसके बच्चे की हायर एजुकेशन को वो अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है? तो उसके लिए कुछ अलग है। तो ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करो, या यहाँ पे ईमेल है, तो यहाँ इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।